दिखाया कि ये सरकार सिर्फ हमारे साथ न्याय करेगी, हमें अधिकार देगी और अपना वादा जो उसने किया है उसको जो है कि पूरा करें। मैं बहुत सारे आदिवासी बुद्धिजीवियों को भी विगत 3-4 महीने से लगातार इस पर सुन रहा हूं, बहस में, चर्चा में, मीडिया में। बहुत सारे हमारे ऐसे पारंपरिक अगुआ हैं जो खुद को कहते हैं कि हम जो है कि पारंपरिक व्यवस्था जो है उनको जो है कि अगुआ है, अगुवाई करता हूं, अगुवाई करते हैं। वो लोग भी क्या होते हैं, जेपीआरए के तहत ही पेशा होना चाहिए। अद्भुत बात है। जब आप पारंपरिक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप किस आधार पर जो है कि पंचायत व्यवस्था का समर्थन है? इसका मतलब यह हुआ आपको हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। जेपीआरए का एडवोकेसी करके आपको कहीं ना कहीं से मलाई मिल रहा है, आपको गांधी छाप नोट आपके घर तक पहुंच रहा है, यही दिखाई पड़ता है। आपका बेसिक खराब है, आप जानते नहीं हैं कि बेस कहाँ है, आपका जड़ कहाँ है। आप जो है कि फल और फूल और पत्ता बन गए तो आपको लगता है कि हमारा जड़ का जरूरत नहीं, हम ऊपर में हमेशा सदा रहेंगे। लेकिन याद रखिए, जिस दिन जड़ काट दिया जाएगा, मतलब समाप्त हो गया, आपका फूल, फल और पत्ता सब कुछ सूख जाएगा। आपका कोई बाहरी व्यवस्था आपको जो है कि सींचने वाला नहीं है, वहां पानी डाल के जो है कि आपका जड़ फिर से उगाने वाला नहीं है। बेस क्या है? हमारा पुरखा का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था बनाम पंचायत व्यवस्था को समझना पड़ेगा। पारंपरिक हम पेशा कानून का समर्थन क्यों करें? पेशा कानून में सब कुछ अच्छा नहीं है, चुनाव घुसा दिया गया है, उसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन पेशा कानून का क्यों समर्थन करते हैं? क्योंकि पेशा कानून के द्वारा हमारे पुरखों का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से मान्यता मिलता है। इसलिए हम लोग पेशा कानून का मांग करते हैं। पेशा कानून हमारे पुरखों का देन है। जब से हमारा आदिवासी समाज दुनिया में पैदा हुआ, न सिर्फ यहाँ पर, पूरी दुनिया में आप चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, आप जाके ब्राजील चले जाइए, लैटिन अमेरिका चले जाइए, कनाडा, दुनिया का कोई भी हिस्सा में चले जाइए जहां आदिवासी बचे हुए हैं, आज भी अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की वजह से बचे हुए, आज भी उनका अपना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था मौजूद है किसी न किसी रूप में। हमें समझना पड़ेगा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। इसको इस बात से आप समझ सकते हैं, जब संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में आदिवासियों की पहचान की, इंडिजिनस पीपल्स कौन होंगे इसकी पहचान की, तब उसमें एक बड़ा क्राइटेरिया में बताया कि उनके पास किसी भी तरह से, किसी भी स्तर पर पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था मौजूद होनी चाहिए। भले 4 लोग उसको मानते हैं, लेकिन उस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा बात है, लेकिन आज हम उसको छोड़ना चाहते हैं। आप सोचिए, हमारा पुरखा का देन है, इसको बचाने के लिए विगत 260 वर्षों से लड़ाई चल रहा है। इसको समझना है तो आप चले गए इतिहास में, जब 1764 में ब्रिटिश फोर्स मुगल फोर्स को हराकर दीवानी अधिकार लिया, 1765 में दीवानी अधिकार मिला, तब हमारे आदिवासियों को रोका, बोला कि ये इलाके हमारे हैं, यहाँ तुमको घुसने नहीं देंगे। कोई व्यवस्था कहाँ होगा, किसके बदौलत होगा? वही हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के बदौलत होगा। जब अंग्रेज ने कहा कि तुम हमको जमीन का लगान दो, आप जमीन का कागज लो, हमारे लोगों ने कहा जमीन हमारे पूर्वजों ने बनाया है, जमीन हमको हमारा पूर्व ने दिया, तुम्हारा कागज क्यों लेंगे? तुम सरकार कहां से आते हो? हम सरकार को नहीं जानते। ये हमारे इलाके में छोटे नागपुर में 1831, 32, 33 इतिहास
इतिहास में जाइए, कोल विद्रोह किसलिए हुआ? सिंहराय मानकी का एक 11 गांव जो मानकी थे, 11 गांव उसे छीन के एक पंजाबी को जो है कि इन्होंने जमींदार बना दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने क्यों बना दिया? क्योंकि सिंहराय मानकी ने कहा तुमको हम टैक्स नहीं देंगे। सोचिए इतना भारी अन्याय के, इसीलिए कोल विद्रोह हुआ। उसके बाद संताल हुआ 1855, 60,000 संताल एकजुट हो गए, एक धनुष लेकर बोल दिया कि ये इलाका हमारा है, तुम्हारा शासन नहीं चलेगा। वहां से धरतिया वापिस समुद्र क्या कहा? हमारे गुरु थे, उन्होंने हमारे गुरु से घोषणा किया। जब यहाँ जमींदार प्रथा आया, आदिवासियों को शोषण चल रहा था, तब उन्होंने कहा आबुआ राज हिजुआ दिखुआ राज सेनोवा, मतलब हमारा राज आ रहा है और दिखु लोग का, बाहरी लोग का राज खत्म हो रहा है। जब झारखंड हुआ, मान होते जाबाद समुदाय ने उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा अबुआ दिसुआ अबुआ राइस। आज यही सरकार बोल कि हम अबुआ सरकार है, फिर हमारा पैसा का हम तुम लागू नहीं कर रहे हो। आप सोच लीजिए, हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था इतनी मजबूत थी, ब्रिटिश हुकूमत को 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाना पड़ा, अनुसूचित जिला बनाना पड़ा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र का आधार जनसंख्या है, बाप रे बाप, अनुसूचित क्षेत्र बनने का एक ही आधार था और वो था आदिवासियों का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, जिसके बदौलत उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार नहीं किया, उसके खिलाफ जो है कि लड़ाई लड़ा। सोचिए कितना बड़ा आपका पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था था। और उसके बाद जब 1899 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसमें भी हमारे इलाकों को अलग रखा ब्रिटिश ने। 1919 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसमें भी अलग रखा। उसके बाद 1935 में आखिरी बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेक्शन 91 92 आप देख लीजिए। 91 में बताया अनुसूचित ये एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया कैसे होगा, कौन होगा, और 92 में बताया कि वहां शासन व्यवस्था कैसे चलेगा। ये सारे इसीलिए किए गए क्योंकि हमारा पारंपरिक शासन व्यवस्था था, पूर्वों का व्यवस्था था। और उसके बाद साथियों, जब भारत आजाद होने लगा, कहा ब्रिटिश हुकूमत ने आप अपने संविधान बना लीजिए, आपको अलग कर देंगे, हम दे देंगे आजादी। तब जब वहां पर बात होने लगी, जब अलग देश बना रहे हैं तो क्या हमारा अलग अलग कानून नियम होना चाहिए। तब सप्तोनी ने कहा उनको अलग रखना पड़ेगा, उनको अलग व्यवस्था देना पड़ेगा, नहीं तो बाहरी लोग उनका जमीन लूट लेंगे, उनका शोषण करेंगे, आदिवासी स्वीकार करेंगे। इसीलिए आपका 5 चंडीगढ़ में सूची आया, ये सही नहीं है। और उसके बाद जब पंचायत व्यवस्था लाने की बारी आई, संविधान का 73 अमेंडमेंट हुआ 1992 में, तो उसमें भी क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि सामान्य पंचायत व्यवस्था आदिवासी क्षेत्र में नहीं चलेगा। उसमें कहा गया, 7वें अनुसूची में भी डाला गया, बताया गया कि पंचायत व्यवस्था का नगर पालिका व्यवस्था से संबंधित कानून जो है राज्य सरकार बनाएगा। लेकिन अनुच्छेद 245 M1 और M4 भी स्पष्ट लिख दिया गया कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत व्यवस्था को विस्तार करने का कानून बनाएगा तो सिर्फ और संसद बनाएगा, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकता है।
सातवीं अनुसूची का उपयोग करते हुए 1993 में बिहार सरकार ने बिहार पंचायत अधिनियम बनाया और अनुसूचित क्षेत्र में थोपा। तब हमारे दो महान वकील डॉक्टर वसुदेव मिश्रा और एन.एस. मुर्मू, उन्होंने संविधान का अनुच्छेद 243 एवं 1 का उपयोग करते हुए पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया, कहा कि समान पंचायत व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र में नहीं लागू हो सकता है। पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। सोचिए, लेकिन झारखंड बनने के बाद क्या हुआ? हमारे ऊपर समान व्यवस्था थोपने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल के नेतृत्व में असंवैधानिक तरीके से हमारे ऊपर थोपा गया। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं, आखिर कौन है जिसने हमारे ऊपर समान पंचायत व्यवस्था थोपा? ये कहां से आया? जब संविधान में ब्रिटिश जमाने से लेकर भारत आजाद होने तक हमारे लिए अलग व्यवस्था बनाया गया, हमें उसमें शामिल नहीं किया गैर आदिवासियों का सामान्य व्यवस्था में। लेकिन क्या हुआ कि हमारे में थोपा गया? आपको मैं बताना चाहता हूं, जब पंचायत व्यवस्था लाया गया उसके बाद कई राज्यों में पंचायत चुनाव होने लगे, तो जिन नेताओं को आपने उस जमाने में वोट दे देकर संसद भेजा, उसमें दिसुमगुरु शिबू सोरेन भी थे, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है। उसमें दिलीप सिंह भूरिया भी थे, उस समय जितने नेता संसद में थे खोज लीजिए, इन लोगों ने आवाज उठाया, आपके पारंपरिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया। इन लोगों ने मांग किया कि सामान्य क्षेत्र में जिस तरह से पंचायत चुनाव होता है उसी तरह से अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव होना चाहिए। यही लोग उसके दोषी हैं। इनकी वजह से पैसा कानून में चुनाव घुसाया गया, नहीं तो चुनाव नहीं घुसाया जाता। इनकी मांग पर जबकि प्रधानमंत्री को उनको दिमाग में था कि आदिवासी स्वीकार नहीं करेंगे हमारा व्यवस्था, इसलिए उन्होंने उसको हमारे ऊपर नहीं थोपा। लेकिन हमारे आदिवासी एमपी, आदिवासी सांसदों ने मांग किया सरकार से कि आप जो है अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव कराइए जिस तरह से आपने समान क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था बनाया है। और उसी के बाद भूरिया कमेटी बना, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में। उस कमेटी में झारखंड से दिसुमगुरु शिबू सोरेन भी थे, यहाँ से स्वर्गीय बंदीवाला भी थे, और बाकी खोजिए और कौन कौन लोग थे। इन लोगों ने वही चुनाव डलवाया, आपको आरक्षण दे दिया, इनको एकल पद का आरक्षण दे दीजिए, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दीजिए। और उसी के बाद आपका 1996 में जो पेशा कानून आया, धारा 4 जी और एच, आपके ऊपर चुनाव थोप दिया गया। ये हमारे नेताओं को ये तो भारत सरकार नहीं चाहती थी, वो हमारे ऊपर चुनाव नहीं थोपना चाहते थे। इसीलिए जब 73 अमेंडमेंट हुआ उन्होंने रोक लगाया कि समान पंचायत व्यवस्था आदिवासी क्षेत्र में नहीं लागू। सोच लीजिए, आज झारखंड बना, झारखंड बनने के बाद क्या होना चाहिए था? झारखंड बनने के बाद यहाँ पे पेशा का नियम बनना चाहिए था। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें जानना चाहिए ये पंचायत व्यवस्था किसने लाया? ये शुद्ध रूप से गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना। वो चाहते थे कि ग्राम स्वराज का सपना पंचायत राज व्यवस्था के द्वारा लागू करके उसको साकार किया जाए। देश में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर पंचायत का उद्घाटन किया। तो आप सोच लीजिए, जो बहुत बाद में आया 2 अक्टूबर 1959 को आया पंचायत व्यवस्था, गांधी जी
क्या देखें पंचायत व्यवस्था, उसको जो है कि हमारा पुरखा का पारंपरिक शासन व्यवस्था के ऊपर थोप दिया जा रहा है। जिस तरह से हम लोगों को आजादी के बाद कहा गया मुक्तरा में आओ, मुक्तरा में आओ, मुक्तरा में आओ, हम लोग को लगा सही है, हम लोग मुक्तरा में नहीं है। अपनी भाषा, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ छोड़ के घुसे जा रहे हैं और बाद में जल जंगल जमीन सबको छोड़ के साथ में उठा रहे हैं। सब कुछ आपका छीनने की नीति की गई। इनको पता है जब आपके दिमाग में नकारात्मक चीजें डाल दी जाएगी, आप सब कुछ छोड़ देंगे तो इस सब कुछ जो है इनका हो जाएगा। जिस तरह से आदिवासी को वनवासी बनाया गया, आदिवासी बोलने से इन लोगों को डर लगता है। आदिवासी मतलब जैसे ही हम आदिवासी शब्द बोलते हैं ये समझ में आता है कि इस देश के प्रथम निवासी और मालिक का है। इसीलिए आदिवासी शब्द आपका दिमाग पे निकल कर वनवासी शब्द डालने के लिए विगत 75 साल से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है देश में। और उसी तरह से आजादी के बाद मुक्तरा में आओ, मुक्तरा में आओ, मुक्तरा में कहां तेरा मुक्तरा है भाई? और उस चक्कर में हमारा जल जंगल जमीन कभी विकास के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी आर्थिक तरक्की के नाम पे सब कुछ छीन रहे हैं। और इनको लगा आदिवासी समुदाय अभी भी बचा रहेगा जब तक इनका पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था बना रहेगा। जब तक इधर पढ़ा के बैठे रहेंगे तब तक कुछ भी कर लो, ये लोग जो है आखिर तक जो इनको मिटने नहीं देंगे। इसीलिए आखिरी हथियार पंचायत व्यवस्था के रूप में लाया है। आपको मिटाने के लिए पंचायत व्यवस्था है। जिस दिन आपने पंचायत व्यवस्था को स्वीकार कर दिया और पारंपरिक शासन व्यवस्था खत्म हो गया, उस दिन आप मिट जाएंगे, आप कुछ भी नहीं रहेंगे। सोच लीजिए इसमें क्या कहा जा रहा है। झारखंड पंचायत है, राजा दुनिया में ही पैसा का प्रावधान डालो आपने बाप, मतलब 12 आदिवासी के घर में आदिवासी को घुसा दो, वही रहेगा। इजाजत है। हमारा व्यवस्था अलग है, उनका व्यवस्था अलग है। क्यों आप उनका व्यवस्था हमारे ऊपर थोपना चाहते? हमारा पारंपरिक शासन व्यवस्था में चुनाव नहीं होता है। सर्वसम्मति से हमारे लोग निर्णय लेते हैं, बैठते हैं, नेता भी चुनते हैं। आप उसको लागू करने नहीं दिया तो उसको लागू भी करते हैं। आपका पंचायत व्यवस्था में एक आदमी बिना टोकन का पैसा निकाल कर खर्च किए हुए नेता नहीं बन सकता है। वार्ड में लगेगा तब भी उसको पैसा फेंकना है। मुखिया भी बनेगा, वो मुखिया बनेगा, जिला परिषद बनेगा, बिना पैसा का नहीं हो सकता। उसके बाद गांव का विकास के लिए पैसा आएगा, उसको वो परसेंटेज खाएगा। ये आपका भ्रष्टाचार वाला व्यवस्था हमारे ऊपर है। वो बहुमत, अपमान, ये सब व्यवस्था हम आदिवासियों का नहीं है। इसलिए हम लोग अपना सरकार को स्पष्ट करना चाहते हैं, लोगों का पंचायत हम आदिवासियों को थोपना बंद करो, नहीं तो 29 का सवाल सिखाएंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? ऐसा नहीं कर सकता है साथियों। हमारा व्यवस्था है, हमारा व्यवस्था, हम अपने अनुसार चलेंगे। हमारे पूर्वज इस व्यवस्था को बचाने के लिए विगत 260 वर्षों में कितने लोगों ने अपना शहादत दी है इसी पारंपरिक व्यवस्था को बचाने के लिए। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ा है, उन्होंने कुर्बानी देना स्वीकार किया है, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं किया। आज वो लोग जो लोग मुगल का गुलामी स्वीकार किए, जिन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी स्वीकार किया, आज वो लोग हम लोग को पंचायत व्यवस्था तोड़कर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं और हमारे आदिवासी नेता उनका साथ दे रहे हैं। क्या आप उनका साथ देंगे? आपको समझना पड़ेगा साथियों, और चुनौतीपूर्ण विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड बनने के बाद क्यों ऐसा किया गया। मैं जल्दी खत्म करूंगा ताकि आपको भी समय जरूर मिलेगा। मैं चाहता हूं आप पूर्ण रूप से चीजों को समझे, उसके बाद जाए, नहीं तो ये आखिरी समय है। जिस तरह से आदमी मर गया, बक्सा रखा हुआ है, ताबूत रखा हुआ है, लाश अंदर है, कवर कर दिया गया है, खाली कील मारा, काटी मारना बाकी है। यही है हमारा। ये लोग काटी मारने को भर करके गठाना डालना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों को समझना जरूरी है। देखिए इन लोगों ने 2001 में क्यों नियमावली बनाकर
पेशा कानून को लागू नहीं किया और अलग से असंवैधानिक तरीके से क्यों किया? नगर पालिका कानून 2011 में बनाया, जब भारत के संविधान में 245 जेसी 1 कहता है अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका नहीं होगा। क्यों यहाँ पर नगर पालिका है? क्यों हमारे आदिवासी लोग मेयर बन रहे, चुनाव लड़ के ये लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये लोग अपना पद के लिए लड़ रहे हैं, याद रखिएगा। और मंत्री महोदय हमको कहती है, आदिवासी होते हुए भी कहती है नगर पालिका के खिलाफ आवाज मत उठाना चाहिए। तो ऐसा मंत्री का जरूरत है कि आदिवासी समाज को? क्या हम आपको सिर्फ फूल माला चढ़ाएंगे, आपको मंच पर बैठाएंगे, आपको स्वागत करेंगे, आपका जयजयकार करेंगे और कहेगा आप कि नगर पालिका के खिलाफ आवाज मत उठा? ऐसा नेता चाहिए क्या? यही नेताओं की वजह से आपको मैंने कहा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को नष्ट करने के लिए इन्होंने बाहरी पंचायत व्यवस्था को थोपा है। इसमें पूर्ण रूप से हमारे आदिवासी नेता उसके लिए जिम्मेदार है। अब जेपीआर क्यों लाया इन लोगों ने? क्योंकि जो भाजपा यहाँ पर सत्ता में बैठी वो भाजपा आदिवासी विरोधी है। आपको पता है यही लोग आदिवासी को वनवासी बोल के हमारा सारा पहचान को मध्यमेट करना चाहते हैं। यही लोग आदिवासी को सनातन हिंदू बोल के आदिवासी का सारा पहचान नष्ट करना चाहते हैं, समय को नहीं देना चाहते। यही लोग जो आदिवासियों का हजारों स्थल को लैंड बैंक में डाल के पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित किया। तो यही लोग संविधान विरोधी भाजपा, आदिवासी विरोधी भाजपा, इन्होंने झारखंड पंचायत राज अधिनियम को असंवैधानिक तरीके से हमारे ऊपर थोपा। संविधान का अनुच्छेद 245 एवं 1 जब अधिकार नहीं देता इनको कानून बनाने का, इन्होंने कैसे कानून बना दिया? किस हद के तहत कानून बना दिया? दूसरा, जेपीआरए को लागू करते समय संविधान का अनुच्छेद 244(1) का भी उल्लंघन किया। अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो भी नियम कानून बनेगा टीएसी में जाना ही पड़ेगा। टीएसी में लिया ही नहीं जेपीआरए को। दूसरा, ये नगर पालिका को अनुसूचित क्षेत्र में थोपा। पंचायत का कानून उठा के देख लीजिए, जेपीआरए धारा 1 धारा 2 बोलता है ये नगर पालिका क्षेत्र में लागू नहीं होगा। बाप रे बाप। 5वीं अनुसूची पारा 6(2) के तहत सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही अनुसूचित क्षेत्र का पूरा निर्धारण कर सकते हैं। फिर किस आधार पर झारखंड विधानसभा ने अनुसूचित क्षेत्र को जेपीआरए के द्वारा निगल गया और हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे विधायक, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कैसे हमारा अनुसूचित क्षेत्र निकल जा रहा है, कैसे अनुसूचित क्षेत्र को जनरल करते रहे आप। जब राज्य अनुसूचित क्षेत्र है, लोकसभा 30 लाख पर आपने जनरल कर दिया, यहाँ तक 3 विधानसभा दूसरे लोग आपने कैसे दे दिया? जब जमशेदपुर टाटा बैठने से पहले वहां पर 95% आदिवासी हुआ करते थे, वो अनुसूचित क्षेत्र था, तो लोकसभा आपने जनरल कैसे कर दिया? दोनों विधानसभा जनरल कैसे कर दिया? एक विधानसभा में बिहार के लोग जीतते हैं, दूसरा विधानसभा में छत्तीसगढ़ के लोग जीतते हैं। हमारा क्या होगा? तो सारे चीजों को लोग लूट न लेना चाहते हैं, तो संविधान का उल्लंघन करते हुए 244(1) का उल्लंघन करते हुए जेपीआरए बनाए। तीसरा, जब एक इलाका में 2 कानून होगा, विधानसभा का और लोकसभा का, संसद का पारित, तो कौन सा लागू होगा? संसद के द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे, लेकिन जब विधानसभा का लागू करना होगा तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति से अनुमोदन कराना होगा। जेपीआरए को अनुमोदन कराया नहीं और लागू किया। देख लीजिए क्यों ऐसा किया? क्योंकि 2001 में इन्होंने औद्योगिक नीति बनाया बाबूलाल मरांडी जी ने, तो पैसा लागू किए रहते तो ग्राम सभा जमीन देता उनको। बड़े से बहरा बोला, इतना दूर रोड के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर उद्योगपतियों के लिए स्वर्ग बनाने वाले थे माननीय बाबूलाल मरांडी, याद रखिएगा। तो ये असाधारण तरीके से लागू किया। नगर पालिका हमें याद रखना चाहिए, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर टैक्स लादा, हमारे ऊपर उन्होंने विरोध किया, आज असंवैधानिक तरीके से नगर पालिका लागू करके होल्डिंग टैक्स को, अगर थोड़ा जमीन बचा घर के पास तो
तो रेवेन्यू विभाग को भी टैक्स दो। मतलब सोचिए कि हम कहां से कहां आ गए। उनके वंशज हैं जो लोग टैक्स कर हो गया और आज हम डबल टैक्स दे रहे हैं अपना जमीन हमारे पूर्वजों ने बनाया। असाधारण रूप से आपने नगर पालिका बनाई, अब नगर पालिका को हम टैक्स दे रहे हैं बाहर बार। और हमारे नेता लोग बोलते हैं नगर पालिका के खिलाफ आवाज मत उठाओ। ये नगर पालिका को विस्तार करेंगे, खूंटी तक ले जाएंगे और तब वहां ग्राम सभा खत्म। जहां नगर पालिका है वहां ग्राम सभा खत्म। इसीलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। हमको लोग कहता है कि आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप जो है एक सेटल सिटी को जो है वहां पे अराजकता फैला रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं, आपने सेटल बाबरी मस्जिद को लूट लिया तब आपने अराजकता फैलाया कि नहीं फैलाया। अब जब यूपी का हर एक मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं तो अराजकता फैला रहे कि नहीं फैला रहे। इसलिए याद रखिए, जिस दिन हम आपके घरों में अपने पूर्वजों की जमीन ढूंढेंगे, जिस दिन हम लोग हम आदिवासी लोग आपके शहर में अपना गांव ढूंढेंगे, जिस दिन हम आदिवासी लोग आपके मंदिर और मस्जिद में आदिवासी जमीन और संग्रह स्थल ढूंढेंगे, उस दिन क्या होगा? आपका घर, आपका मंदिर मस्जिद, आपका शहर, वो सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि आपने ये सारे आदिवासी की जमीन पर खड़ा किया है असाधारण रूप से, कानूनों को तोड़कर, नियमों को तोड़कर। ऐसा नहीं चल सकता है। अब आदिवासी का कानून जो है, नियम है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। साथियों, 2-3 बात कहकर खत्म करना चाहता हूं। एक समझना है, कौन रोक रहा है ऐसा कानून को लागू होने से? कौन नहीं चाहता है आप ऐसा कानून लागू करवाना? मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां का बालू माफिया नहीं चाहता है आपको पैसा कानून मिले। क्यों नहीं चाहता है? आपको याद होगा, सरकार ने 7 तारीख के कैबिनेट में बालू माइनिंग नियमावली बढ़ा दिया और कह रहे हैं झारखंड से 200 करोड़ रुपया बालू पर मिलेंगे। मतलब इनको पैसा लूटना है बालू से, तो नियमावली बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदिवासियों का अधिकार देना है तो नियमावली नहीं बनेगा। ये कैसे आपको सरकार है? सवाल उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? सोचिए, बालू माफिया सारे जगह से कलेक्शन कर करके ये पॉलिटिकल पार्टियों को सारे बांटते हैं। भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए, सारे लोग बालू माफिया से पैसा ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जमीन माफिया, आपकी जमीन पर सीएम एसपीडी कानून बोलता है आपका जमीन गैर नहीं ले सकता है। जो इतना सारा जमीन चला गया, कैसे रियल एस्टेट बिजनेस बन रहा जाता, लाची और बाकी जो भी टाउन डेवलप हो रहा है। सोचिए, पैसा कानून लागू हो जाएगा तो आप अपना जमीन बेचेंगे, ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। मैं याद करता हूं, राज्य में देखिए 24 साल पीछे जाइए, क्या बाहर के लोग इतना भरे हुए थे क्या? यदि पैसा कानून लागू हो गया होगा 2001 में, तो हमारी बहुत सारी जमीनें बच जाती, जो जमीन चली गई है वो वापस हो जाता। इसीलिए बाहरी लोगों को बताने के लिए, जमीन माफिया को संरक्षण देने के लिए इन लोगों ने पैसा कानून लागू नहीं किया, और आप भी लागू नहीं करना चाहते हैं कि यही जमीन माफिया इन लोगों को पैसा देता है पार्टी चलाने। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।